अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हारुकी मुराकामी की बुक नॉर्वीजन वुड के 9वें एपिसोड को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? उन सारी बातों के बावजूद दो लोगों का एक दूसरे को प्यार करना एक शानदार एहसास है। मेरा मतलब है कि एक आदमी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करे कि वो अपनी बेटियों को कह दे कि काश उसकी जगह वो मर जाती। हाँ, तुम इसको इस पहलू से भी देख सकती हो। और फिर वो हम दोनों को जिंदा दरगोर करके योरागोए भाग गए। मैंने जवाब दिए बगैर एक और बर्तन खुश्क कर दिया। आखिरी बर्तन धोने के बाद मैं डोरी ने सारे बर्तन उठाकर अलमारी में रख दिए। मैंने पूछा, वालदा की तरफ से कोई खैर खैरियत की खबर मिली? मार्च में सिर्फ एक पोस्ट कार्ड। लेकिन उसमें उसने लिखा क्या? यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ के फल जितनी मेरी तवक्का थी उतने अच्छे नहीं। इस तरह की बातें तुम्हें क्या बताऊं। और एक अहम से गधे की तस्वीर। लगता है उनका दिमाग चल गया है। उसने ये तक नहीं बताया कि वो अपने दोस्त से मिला या नहीं। आखिर में उन अल्फाज का इजाफा किया, जब वो वहां आबाद हो जाएगा तो हम दोनों बहनों को भी अपने पास बुला लेगा। लेकिन उसके बाद खबर नहीं आई उसकी, और ना ही कभी उसने हमारे खतूत के जवाब दिए। तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे वालिद ने तुम्हें योरागाई आने के लिए कहा तो? मैं कम से कम एक दफा जरूर जाकर देखूंगी। हो सकता है कुछ जबरदस्त हो। मेरी बहन कहती है वो तो इनकार कर देगी। वो गंदी चीजों और गंदे लोगों के साथ नहीं रह सकती। क्या योरागोए गंदा है? कौन जानता है। उसका क्या ख्याल है कि जैसे वहां की सीढ़ियां गधों की लिद से भरी पड़ी होती हैं। वहां मक्खियां बहुत हैं और वहां टॉयलेट नहीं है। बिच्छू और छिपकलियां हर जगह रेंगती फिरती हैं। हो सकता है उसने कोई इस तरह की फिल्म देखी हो। उसको मक्खियां भी बर्दाश्त नहीं। वो तो बस पुरतैश गाड़ियों में खूबसूरत जगहों पर घूम फिर सकती है। बिल्कुल नहीं। मसला क्या है यूरोगोए में? लेकिन मैं तो जाऊंगी। दो दुकानें कौन चला रहा है? मेरी बहन चला रही है, लेकिन उसको उस काम से नफरत है। पास ही हमारा एक रिश्तेदार है जो चीजें पहचानने में हमारी मदद करता है, और जब हमारे पास वक्त हो तो मैं भी मदद करती हूँ। किताबों की दुकान चलाना कोई सख्त काम नहीं, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं। और अगर ये हमसे ना संभाला गया तो हम इस जगह को बेच देंगे। क्या तुम अपने वालिद को पसंद करती हो? उसने ना में सर हिलाया। कोई खास नहीं। तो फिर तुम उसके पास यूरोगोए कैसे जा सकती हो? मुझे उस पर यकीन है। उस पर यकीन है? मेरी उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी तो नहीं, लेकिन मुझे अपने बाप पर यकीन है। मैं उस पर यकीन कैसे ना करूं, जिसने बीवी को खो देने के सदमे से अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए और यूरोगोए भाग गया। क्या तुम मेरा मतलब समझ गए हो? मैंने आह भर कर कहा। शायद थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नहीं। मैडोरी हंस पड़ी और मेरी पुश्त पर थपकी दी। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस इतवार को सपहर एक के बाद एक अजीबो गरीब चीजें वकूअ पजीर हुई हैं। मैडोरी के घर के नजदीक एक जगह आग लग गई और हम उसके घर की तीसरी मंजिल पर खड़े होकर वो आग का मंजर देखने लगे। वहां हमने एक दूसरे को चूमा भी। ऐसी हरकत करना कितना अहमकाना सा लगता है। हम खाने के बाद कॉफी पी रहे थे और यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे, जब फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज आई। उनकी आवाज तेज होती गई और उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। बहुत सारे लोग चीखने चिल्लाते दुकानों के पास से गुजर रहे थे। मैं डोरी गली की तरफ कमरे में गई और खिड़की खोलकर बाहर देखा। 1 मिनट इंतजार करना। ये कहते ही वो गायब हो गई और छलांग मारती सीढ़ियां चढ़ गई। मैं वहां अकेला बैठा कॉफी पीता रहा और यूरुग्वाई के मुतालिक सोचता रहा। मैंने ब्राजील के बारे में सोचा, वेनेजुएला के बारे में और कोलंबिया के बारे में सोचा और तसव्वुर किया, लेकिन यूरुग्वाई के बारे में जहन में कुछ नहीं आया। मैडोरी थोड़ी देर बाद नीचे आई और कहा कि मैं फौरन उसके साथ चलूं। मैं उसके पीछे पीछे हॉल के आखिर तक गया और तंग सीढ़ियां चढ़कर बांस के बने कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे से कमरे की छत पर पहुंच गया। ये चबूतरा इर्द गिर्द की छतों से ऊंचा था और वहां से इर्द गिर्द की हर चीज साफ सुनाई देती थी। 3-4 घर आगे से
काले धुएं के बादल उमड़ रहे थे और हवा के जोर से गली की तरफ जा रहे थे। जलने की बू से हवा में बहुत ओझल हो गई थी। मैडोरी ने जंगले के ऊपर झांकते हुए कहा, ये साकामोटो खानदान का घर है। ये लोग रवायती दरवाजे और कुछ इस तरह की चीजें बनाते हैं और कुछ अरसे पहले इनका कारोबार बंद हो गया था। मैं भी उसके साथ जंगले पर गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। एक 3 मंजिला इमारत की वजह से वो जगह साफ नजर नहीं आ रही थी जहां आग लगी हुई थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था कि 3-4 फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली वहां पर काम कर रही हैं। लेकिन गली में जगह इतनी ही थी कि सिर्फ 2 ही इंजन एक वक्त में आग से घिरे घर को आग बुझा रहे थे। 2 इंजन मुल्हका गलियों में खड़े थे और इलाका लोगों के हजूम से खचाखच भरा था। मैंने मैडोरी से कहा, तुम भी अपनी कीमती चीजें इकट्ठी कर लो, ये ना हो कि घर खाली करना पड़ जाए। बेशक हवा का रुख दूसरी तरफ है, लेकिन ये किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। और तुम्हारे घर के नजदीक तो पेट्रोल स्टेशन भी है। सामान इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैडोरी ने कहा, कौन सा कीमती सामान? यकीनन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा सामान होगा जिसको तुम बचाना चाहोगी, जैसे चेकबुक, कानूनी कागजात, नकद और इस तरह की चीजें। दफा करो, मैं कहीं नहीं जा रही। इस जगह को आग भी लग जाए तब भी नहीं। तुमने सुना नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने मेरी आंखों में घूर कर देखा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ कि वो संजीदा है या मजाक कर रही है। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, फिर मैंने फिक्र करना छोड़ दी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। तुम मेरे साथ मरोगे? मैडोरी ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। अगर खतरा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। अगर तुम मरना चाहो तो ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। बेहिस हरामी, मैं सिर्फ इसलिए तो तुम्हारे साथ जान नहीं दे सकता कि तुमने मुझे दोपहर का खाना खिलाया है। हाँ, अगर रात का खाना भी हो जाए तो सोचा जा सकता है। ठीक है, चलो थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं। हम गाने गाते हैं और अगर कुछ हुआ तो फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। गाने गाते हैं? मैडोरी नीचे जाकर 2 तकिए, 4 बियर के डब्बे और गिटार लेकर आ गई। हम बियर पीते रहे और उठते हुए धुएं को देखते रहे और वो गिटार बजाते हुए गाने लगी। मैंने उससे पूछा, उसकी इस तरह करने से क्या हमसाया गुस्सा नहीं होगा? बियर पीते हुए और गाना गाते हुए एक मुकामी आग के मंजर को लॉन्ड्री से देखना कोई काबिले सताइश बात तो नहीं हो सकती। उसने कहा, दफा करो, हमने कभी नहीं सोचा कि हम साए क्या सोचेंगे। उसने कुछ लोकगीत सुनाए जो उसने दोस्तों के ग्रुप में गाए थे। अगर मैं राय देने के लिए मजबूर किया जाऊं तो मैं कहूंगा कि वो अच्छी गाती थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था कि उसको सिर्फ अपनी ही मौसीकी पसंद है। उसने कुछ पुराने गाने सुनाए जिनमें 500 माइल्स, द मैजिक ड्रैगन, लेमन ट्री, हैव ऑल दी फ्लेवर्स गॉन शामिल थे। पहले उसने कुछ कहा कि मैं भी उसके साथ हम आवाज होकर गाऊं, लेकिन मैं इतना बेसुर था कि उसने अकेले ही दिल की गहराइयों से गाया। मैं सिर्फ उसके साथ बैठा उसे सुनता रहा, बियर पीता रहा और आग को देखता रहा। कई दफा आग भड़की और कई दफा बुझी। लोग चिल्ला रहे थे और हुक्म दे रहे थे। एक अखबार का हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था। उसने तस्वीरें ली और गायब हो गया। मुझे फिक्र हुई कि हो सकता है इन्होंने हमारी तस्वीरें भी ली हों। एक पुलिस वाला स्पीकर पर पास खड़े तमाशाइयों पर चिल्ला रहा था कि वो पीछे हट जाएं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था। कहीं से शीशा टूटने की आवाज आ रही थी। हवा ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया था और सफेद रंग की राख हमारे इर्द गिर्द बरसने लगी थी। लेकिन मैं डोरी बियर पीती रही और गाती रही। जितने गाने उसको आते थे, जो वो गा चुकी, तो फिर उसने वो गाना गाया जो उसने खुद लिखा हुआ था। मुझे तुम्हारे लिए शोरबा पकाना पसंद है, लेकिन मेरे पास बर्तन नहीं। मैं तुम्हारे लिए ओढ़नी बनूं, लेकिन मेरे पास ऊन नहीं। बस तुम्हारे लिए एक नज़म लिखूं, लेकिन मेरे पास कलम नहीं। मैडोरी ने ऐलान किया, ऐसे कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत खराब गाना था, ना अल्फाज अच्छे ना मौसीकी। मैं ये अजाबनाक मौसीकी सुनते हुए सोच रहा था कि अगर पेट्रोल स्टेशन को आग लग गई
तो ये घर धमाके से उड़ जाएगा। मैं डोरी जब गाना गा कर थक गई तो उसने गिटार नीचे रखा तो मेरे कंधे से लग कर बैठ गई, जैसे कोई बिल्ली धूप सेकने के लिए बैठी हो। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? मैंने जरा एहतियात से जवाब दिया, ये बहुत मुनफरिद और तुम्हारी जात की अक्कासी करता है। शुक्रिया। उसने कहा, और ये ख्याल कि मेरे पास कुछ नहीं, कैसा था? हाँ, एक तरह का ख्याल। तुम्हें पता है मेरे वालदा जब फोत हुई, हाँ, क्या हुआ था तब? तो मुझे जरा अफसोस नहीं हुआ। ओह। और ना ही तब अफसोस हुआ जब मेरा बाप हमें छोड़कर गया। वाकई? ये सच है। तुम्हें नहीं लगता मैं बेहिस और एक अजाब हूँ? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इन सब बातों की वजूहात होंगी। मेरी वजूहात? इस घर में सब कुछ बहुत पेचीदा था, लेकिन मैंने हमेशा सोचा, बेशक वो मेरे माँ बाप थे, लेकिन अगर वो मरे तो मैं जरूर अफसुर्दा होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे कुछ भी महसूस न हुआ, ना अफसोस ना अकेलापन। मैंने तो कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं। बाज़ औक़ात मैं उनके बारे में ख्वाब देखूंगी। बाज़ औक़ात मेरी माँ मुझे अंधेरे में से देखेगी और मुझे कोसेगी कि मैं उसके मरने पर खुश थी, लेकिन उसके मरने पर मैं खुश नहीं हूँ। बस मुझे बहुत ज्यादा अफसोस नहीं है। और अगर सच सच बताऊं तो मेरी आंखों ने कभी एक आंसू नहीं बहाया। लेकिन मेरी बिल्ली मरी तो मैं सारी रात रोती रही, हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। इतना धुआं क्यों है? मैं हैरान था। मैं शोले नहीं देख सकता था और ऐसा महसूस होता था कि आग फैल नहीं रही थी, सिर्फ धुएं का एक सतून सा था जो आसमान तक बुलंद था। कौन सी ऐसी चीज थी जो मुसलसल जल रही थी? मैडोरी ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं थी। ये सच है कि मैं बेहिस हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ। लेकिन अगर मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़ा और प्यार किया होता तो मैं और ज्यादा महसूस करती, मुझे और अफसर्दगी महसूस होती। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे मोहब्बत नहीं की? उसने सर को हल्का सा टेढ़ा किया और मुझे देखा, फिर तेजी से हाँ में सर हिलाया। कहीं, काफी और बिल्कुल नहीं के बीच में। मैं हमेशा मोहब्बत की मुंतमिन रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मोहब्बत कैसी होती है। उसको भरना चाहती हूँ अपने अंदर, अपने वजूद को मोहब्बत से इतना सैराब करना चाहती हूँ कि फिर उसकी मजीद ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन उन्होंने कभी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दी, एक दफ़ा भी नहीं। फिर जब भी मैंने उनके साथ चिमट कर कुछ मांगने की कोशिश की, उन्होंने मुझे डांटा और धुतकार दिया, दफ़ा हो जाओ। इसकी बहुत कीमत अदा की मैंने हमेशा यही सुना। इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करूंगी जो मुझसे गैर मशरूत तौर पर साल के 365 दिन मोहब्बत करेगा। मैं उस वक़्त तक प्राइमरी स्कूल में थी, लेकिन मैंने इरादा किया कि हमेशा के लिए। ज़बरदस्त। तो क्या फिर ऐसा इंसान मिला? तलाश कामयाब हुई? मैडोरी ने कहा, ये कितना मुश्किल है। ये धुएं को देखते हुए कुछ देर सोचती रही। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ और किसी ऐसे मुकम्मल इंसान की तलाश में हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कामिल मोहब्बत की तलाश? नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। मैं खुदगर्जी की तलाश में हूँ, कामिल खुदगर्जी। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्ट्रॉबेरी केक खाना चाहती हूँ और तुम सारा काम छोड़कर भागते हुए जाओ और मेरे लिए वो ले आओ। तुम फूले हुए सांस के साथ वापस आओ, घुटनों पर झुक कर मुझे वो स्ट्रॉबेरी केक पेश करो और मैं कहूँ कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं और उसको खिड़की से बाहर फेंक दो। मैं किसी ऐसे ही शख्स की तलाश में हूँ। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ये जो तुम कह रही हो, इसका मोहब्बत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता इसका ताल्लुक है। एक लड़की की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब उस तरह की चीजें बेहद अहम हो जाती हैं। स्ट्रॉबेरी केक खिड़की से बाहर फेंकने जैसी बातें। बिल्कुल। और जब मैं ऐसे करूं तो वो आदमी माजरत करे और कहे, मैं डोरी, अब बात समझ में आई। मैं भी कितना बेवकूफ था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी स्ट्रॉबेरी केक के लिए ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। मेरे अंदर गधे की लिद जितनी हसासियत और जहानत है। तुम्हें खुश करने के लिए मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हें कुछ और खरीद कर दूंगा।
क्या पसंद करोगी? पनीर केक? चॉकलेट केक? तो फिर क्या? मैं फिर उससे वो प्यार करूंगी जिसका वो हकदार है। उसने वो किया जो मैं चाहती थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। बहुत अच्छा। मेरे लिए तो ये मोहब्बत है। मैडोरी ने अपने सर को मेरे कंधे के साथ जोड़कर झटका दिया। बहरहाल ऐसा नहीं कि कोई मुझे समझे। किसी एक खास तरह के इंसान की मोहब्बत एक किसी छोटी सी और अहमकाना चीज से शुरू होती है। किसी ऐसी ही चीज से शुरू होती है या बिल्कुल शुरू नहीं होती। मैं कभी किसी लड़की से नहीं मिला जो इस तरह सोचती हो। उसने कहा, काफी लोगों ने मुझे ये बात कही है। यकीन करो, मेरे पास सोचने का सिर्फ एक तरीका है। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जिस बात में मेरा यकीन है। मेरा दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मेरे सोचने का तरीका दूसरों से मुख्तलिफ है। मैं दूसरों से मुख्तलिफ नजर आने की कोशिश नहीं कर रही। मैं ईमानदारी से बात कर रही हूँ। सब लोग सोचते हैं कि मैं बनती हूँ और अदाकारी करती हूँ, और जब ऐसे होता है मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे हर चीज तकलीफ दे है। और तुम अपने आप को आग में जलाकर मारना चाहती हो? जी नहीं, ये अलावा हद मामला है। ये तजस्सुस है। क्या? आग में जलकर मरना? मैडोरी ने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारा रद्द अमल देखना चाहती थी। लेकिन मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। जैसे कि यहाँ मैं धुएं से ही बेहोश होकर मर जाऊंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह मैंने अपनी माँ और दूसरे रिश्तेदारों को मरते देखा, इस तरह मरने से बिल्कुल नहीं डरती। मेरे तमाम रिश्तेदार किसी न किसी अजियतनाक बीमारी का शिकार होकर मरे। मेरा ख्याल है ये खून में है। ये बहुत लंबा अमल होता है और आखिर में आपको नहीं पता कि मरीज जिंदा है या मर गया। सिर्फ और सिर्फ आखिर में दुख और तकलीफ रह जाती है। मेडोरी ने मालब्रो का सिगरेट होंठों में दबाया और सुलगाया। इस तरह की मौत से मुझे डर लगता है। मौत का साया आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को निगल लेता है और इससे पहले कि आपको पता चले हर तरफ अंधेरा छा जाता है और आपको नजर नहीं आता, और आपके इर्द गिर्द लोग आपको जिंदा से ज्यादा मुर्दा समझने लगते हैं। मुझे इससे नफरत है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आधे घंटे में आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड वालों ने उसको फैलने से रोक दिया और कोई जख्मी भी ना हुआ। सिवाय एक फायर इंजन के बाकी सब फायर इंजन वापस लौट गए और हजूम में चेमंगोइयां करता हुआ मुंतशिर हो गया। पुलिस की घूमने वाली नीली बत्ती वाली गाड़ियां ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद रहीं। बिजली के खंभे के ऊपर बैठे दो कौवे इस सारे काम को बड़े इन्हमाक के साथ देख रहे थे। लगता था मैडोरी थक गई थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी और कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने पूछा, थक गई हो? उसने कहा, नहीं, तो बस थोड़ी देर के लिए तौक़ुफ़ किया और अपने आप को इस माहौल से निकालने के लिए लंबे अरसे के बाद पहली दफा ला ताल्लुक़ किया। उसने मेरी और मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने उसे अपने बाजू में लपेट कर चूम लिया। उसके कंधों पर जरा सी झुरझुरी हुई। फिर वो पुरसुकून हो गई और कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर ली। मौसम खिजा के सूरज ने अपनी किरणें उसके गाल पर बिखेरी और मैंने उसके गाल को कांपते महसूस किया। ये एक बहुत नर्म और नाजुक हल्का सा बोसा था कि जिससे ये मकसूद नहीं था कि इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है। मैंने मेडोरी को उस दिन चूमा ना होता अगर हम लोगों ने सूरज की रोशनी में लॉन्ड्री के अर्शे पर बियर पीते हुए आग का मंजर ना देखा होता। और मुझे उम्मीद है कि मेडोरी ने भी यही महसूस किया था। काफी देर तक घरों की चमकदार छतों, धुएं, सुरख टिड्डी दिल और दूसरी चीजों को देखने के बाद हम दोनों की नीम रजामंदी थी कि हम इस लम्हे को किसी न किसी शक्ल में महफूज कर लें। बस ये इस किस्म का एक बोसा था, लेकिन जिस तरह का बोसाबाजी में होता है, ये भी खतरे के अंसर के बगैर न थी। पहले मेडोरी ने बात की। उसने मेरा हाथ थामा और कदरे मुश्किल से कहा कि वो किसी को देख रही है। मैंने कहा, मैंने भी किसी का तस्वर किया। उसने पूछा, क्या कोई दोस्त है तुम्हारी जिसे तुम पसंद करते हो? मैंने कहा, हाँ है, और मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन तुम तो इतवार को अक्सर फारिग होते हो। ठीक कहा ना मैंने? मैंने कहा, ये एक पेचीदा मामला है।
پھر मैंने महसूस किया कि ये जो आगाज खिजा का हल्का सा सहर था वो गायब हो गया। 5 बजे मैंने मैडोरी से कहा कि मैंने काम पर जाना है और मशवरा दिया कि चलो चलकर हल्का फुल्का सा खाना खाते हैं। उसने कहा कि उसने घर पर रहकर फोन का इंतजार करना है। उसने कहा कि मुझे इस तरह सारा दिन घर पर रहकर फोन कॉल का इंतजार करने से नफरत है। जब मैं तन्हा दिन गुजारती हूँ मुझे लगता है कि मेरा गोश्त आहिस्ता आहिस्ता कर कर गल सड़ और पिघल रहा है और आखिर में सिर्फ हरा जोहर रह गया है जो जमीन में जज्ब हो रहा है। और जो सब कुछ पीछे रह गया है वो मेरे कपड़े हैं। सारा दिन अंदर बैठकर इंतजार करने से इस तरह से महसूस होता है। आइंदा जब तुम फोन कॉल का इंतजार करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा, हाँ, अगर इसमें दोपहर का खाना शामिल हो तो। बहुत जबरदस्त ख्याल है, उसने कहा, और मैं मीठे के लिए एक और आग का इंतजार कर लूंगा। मेडोरी अगले दिन हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के लेक्चर में नहीं आई। मैं क्लास खत्म होने के बाद तुआमगा में गया और ठंडा बद जायका खाना अकेले ही खाया और फिर धूप में बैठकर कैंपस का मुशाहिदा करने लगा। मुझसे थोड़े फासले पर दो लड़कियां खड़ी खड़ी एक लंबी बहस में मसरूफ थीं। एक ने टेनिस रैकेट को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा रखा था, जैसे बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करते हैं, और दूसरी ने किताबें और लियोनार्ड प्रिंसटन की लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड पकड़ रखी थी। दोनों बहुत खूबसूरत थीं और यकीनन गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। स्टूडेंट क्लब की इमारत की तरफ से किसी के ढोल बजाने की मशक करने की आवाज आ रही थी। इधर उधर यहाँ वहाँ चार चार पांच पांच की टोलियों में तालिबे इल्म खड़े हंसते मुस्कुराते ठट्ठे करते एक दूसरे पर आवाजें कसते और अपनी राय का इजहार करने में मशगूल थे। कार पार्किंग में स्केट बोर्ड लड़के और लड़कियां स्केटिंग में मसरूफ थे। एक प्रोफेसर साहब हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस पकड़े हुए उनसे बचकर कार पार्किंग में थे। चौकोर कस्बे में एक लड़की सर पर हेलमेट पहने जमीन पर झुकी कोई किरदार पेंट कर रही थी, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म का एशिया पर कब्जे की अलामत थी। ये यूनिवर्सिटी में आम तौर पर दोपहर के वक्त का मंजर था, लेकिन चूंकि मैं सारे मंजर को एक तजदीद शुदा नजर से देख रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा आगाही हासिल हो रही थी। मेरे सामने मंजर में तमाम लड़के लड़कियां अपने दायरा कार में अपने आप को खुश दिखाई दे रहे थे। मैं ये नहीं बता सकता था कि वाकई खुश थे या मुझे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वो सितंबर के आखिर में इस खुशगवार सपहर में खुश दिखाई दे रहे थे। और इसकी ये वजह भी हो सकती है कि मैंने एक नई तरह की तन्हाई महसूस की थी, ऐसे जैसे सिर्फ यहाँ मैं ही अकेला था जो वाकई इस मंजर का हिस्सा न था। इस बारे में सोचना कि हालिया सालों में मैं किस मंजर का हिस्सा रहा हूँ। और आखिरी मंजर जो मैं याद कर सका वो ये था कि बंदरगाह के करीब एक बिलियर्ड हॉल था, जिसमें मैं और कैजुकी दोस्ती की रूहानी जज्बे से सरशार बिलियर्ड खेल रहे थे। उस रात कैजुकी ने खुदकुशी कर ली और तब से लेकर आज तक मेरे और इस समाज के दरमियान बेजान और सख्त हवा की दीवार आ गई है। उस लड़की कैजुकी के वजूद की मेरे लिए क्या अहमियत थी, इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। मुझे बस ये पता था कि कैजुकी की मौत ने मुझे मेरी जवानी के एक हिस्से से मरहूम कर दिया था, लेकिन ये बात मैं कभी न समझ सका कि उसका मतलब क्या था और उसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं वहां काफी देर तक बैठा, कैंपस की हलचल देखता रहा और उम्मीद भी करता रहा कि हो सकता है कि मैडोरी भी नजर आ जाए। वो नहीं आई, और जब वो दोपहर का वक्फा खत्म हुआ तो मैं जर्मन क्लास की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में चला गया। नागासावा हफ्ते के रोज दोपहर को मेरे कमरे में आया और मशवरा किया कि एक रात कस्बे में क्यों ना गुजारी जाए। वो हॉस्टल से बाहर रात बसरी के पास का इंतजाम कर रहा था। मैंने कहा, चलो। मेरे जहन में उथल पुथल पिछले हफ्ते से चल रही थी। मैं उससे निजात हासिल करने के लिए किसी भी लड़की के साथ रात बसर करने को तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कौन नहीं। दोपहर के बाद मैंने शेव की, नहाया, पोलो की शर्ट और कॉटन की जैकेट पहनी, नागासावा के साथ तोआम गाह में खाना खाया और दोनों बस पकड़कर शिनजोको चले गए।
थोड़ी देर तक हम उस हजूम इलाके में घूमते रहे और फिर एक शराब खाने में गए और एक ऐसी लड़कियों के जोड़े का इंतजार करने लगे। उस शराब खाने में लड़कियां आमतौर पर जोड़ों की सूरत में आती थी, सिवाय आज के मखसूस दिन की शाम के। हम वहां 2 घंटे इंतजार करते रहे और संजीदा और मुतमईन देखने के लिए विस्की और सोडा पीते रहे। आखिरकार 2 दोस्ताना रवैये की लड़कियां शराब खाने में दाखिल हुईं। बैठते ही गैमलोट और टकीला का ऑर्डर दिया। नागा सावा उनके पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हैं। फिर भी जब तक कि उन दोनों के दोस्त नहीं आ गए, हम चारों ने दोस्ताना माहौल में खूब बातें की। नागासावा किस्मत आजमाने के लिए मुझे एक और शराब खाने में ले गया, जो बंद गली में था और जहां पर बहुत शोर था और ज्यादातर लोग नशे में धुत थे। शराब खाने के पिछले हिस्से में एक 3 लड़कियों के गिरोह ने कब्जा जमा रखा था। हम उनके पास बैठकर थोड़ी सी शराब पी और उनसे बातें की। जब हम आपस में घुल मिल गए और नागासावा ने किसी और शराब खाने में जाने की बात की, तो तीनों ने यह उज्र पेश किया कि रात के कर्फ्यू के वक्त शुरू होने से पहले पहले उनको हॉस्टल में वापस जाना है। आज किस्मत कुछ इस तरह से चल रही थी। हम एक और जगह गए, लेकिन नतीजा वही, सिफर। इसी वजह से हम लोग लड़कियों से मामला तय नहीं कर पा रहे थे। 11:30 बजे नागासावा इरादा तर्क कर देने के लिए तैयार था। उसने कहा, माजरत, मैंने तुम्हें हर जगह साथ घसीटा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये भी एक बेशकीमती तजर्बा है कि कभी तुम भी अपने इरादे में नाकाम होते हो। उसने एतराफ किया, हाँ, साल में एक आध दफा तो होता है। दरअसल मुझे अब मजीद परवाह भी नहीं कि किसी के साथ जमा हो या ना। शिंजोको के पुरशोर सड़कों पर हफ्ते की रात आवारागर्दी करना और सेक्स और शराब के इम्तजाज से पैदा शुदा पुरस्रार जोश का मुशाहिदा करके मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरी अपनी ख्वाहिश बेमानी हो गई थी। वाटानाबे, अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, हो सकता है सारी रात खुले रहने वाले सिनेमा में जाऊं। मुद्दतें हो गई फिल्म देखे हुए। नागासावा ने कहा, तो मैं भी स्टोमी की तरफ जाऊंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की से मिलवा सकता हूँ जिसके साथ तुम रात गुजार सकते हो। नहीं, मेरा इस वक्त फिल्म देखने को दिल कर रहा है। इस दफा माजरत, नागासावा ने कहा, इसका अजाला मैं किसी और दिन करूंगा। ये कहते हुए वो हजूम में गुम हो गया और मैं इस रखलत के दूर करने के लिए एक फास्ट फूड की दुकान पर चला गया और बर्गर और कॉफी खरीदी और उससे फारिग होकर एक पुराने सिनेमा घर में लगी फिल्म दी ग्रेटिट्यूड देखने के लिए चला गया। मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी अच्छी फिल्म होगी, और वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ था भी नहीं, इसलिए मैंने उसे दोबारा अगला शो भी देखा। मैं सिनेमा से 4 बजे बाहर निकला और शिंजुकू की यकपस्ता गलियों में आवारागर्दी करते हुए सोचने लगा। जब मैं चल चल कर थक गया तो रात भर खुले रहने वाले कैफे में किताब और कॉफी के कप के साथ सुबह चलने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा, और बहुत जल्द ही वही जगह उन दिल लोगों से भर गई जो मेरी तरफ पहली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।